अस्सलामुअलैकुम। केमिस्ट्री एजुकेटर सीरीज का दूसरा लेक्चर। इस लेक्चर का मेन टॉपिक है मेजरमेंट्स। चूंकि पीपीएससी के जो पास्ट पेपर्स हैं उनके अंदर कुछ क्वेश्चन इस डोमेन से आए हुए हैं कि जिनके अंदर हमें न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने होते हैं। हम इस पूरी वीडियो के अंदर पीपीएससी के उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और मेजरमेंट्स के हवाले से, चूंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है फिजिकल के न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस के अंदर और जीआरई के जो टेस्ट होते हैं उनमें, तो हम इन मेजरमेंट्स को भी देखेंगे। 4 मेन कैटेगरीज में हम मेजरमेंट्स को डिवाइड करेंगे और इनकी जो थ्योरेटिकल बेसिस है और न्यूमेरिकल बेसिस दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स को, फिर साइंटिफिक नोटेशंस को, यूनिट कन्वर्जन को। यूनिट कन्वर्जन दो तरह की हैं, एक कॉन्सेंट्रेशन कन्वर्जन हैं और दूसरी हमारे पास बेसिक यूनिट कन्वर्जन हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन कन्वर्जन हम सोल्यूशन वाले जब वीडियो बनाएंगे या सोल्यूशन वाला चैप्टर करेंगे उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेंट्रेशन कन्वर्जन को, वहां से भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं। और जो यूनिट कन्वर्जन है इसको भी हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ से भी पीपीएससी का जो 2022 के पेपर हैं वहाँ एक दो क्वेश्चन देखने को मिले हैं। टेम्परेचर कन्वर्जन लास्ट पे करेंगे। टेम्परेचर कन्वर्जन में से भी क्वेश्चन जो है वो लास्ट टाइम देखे गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को जानने के लिए जरूरी है किसी भी क्वांटिटी के अंदर, सबसे पहले डेफिनेशन अगर हम इसकी देखें तो किसी भी क्वांटिटी के अंदर वो कौन से डिजिट्स या वो कौन से फिगर्स हैं जो सिग्निफिकेंट हैं, जिनको स्किप नहीं किया जा सकता या जिनकी कोई वैल्यू है, तो ये फाइंड आउट करने पड़ते हैं। डिफरेंट वैल्यूज हमें दी जाती हैं, उनमें से हम ये फाइंड आउट करते हैं कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हम जब साइंटिफिक नोटेशंस को करते हैं या बाकी कोई मेजरमेंट्स करते हैं तो उसमें फिर हम देखते हैं कि इनकी इंटरप्रिटेशन होती है। तो इसके रूल्स क्या हैं, रूल्स के साथ ही एग्जाम्पल में हम इनको डिस्कस कर लेंगे और साथ ही फिर आखिर पे कुछ इसकी प्रैक्टिस के लिए जो है वो एग्जाम्पल प्रोवाइड की जाएंगी। पहला रूल, नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जो नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, जैसे 3 जीरो के अलावा जितने डिजिट्स हैं, बेसिक तो जीरो के अलावा 8 डिजिट्स हैं 1 से लेकर 9 तक, तो ये जो डिजिट्स जहां भी आएंगे ये सिग्निफिकेंट होंगे। यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देखें कि ये वाला 3.211, इसके अंदर चूंकि एक भी जीरो डिजिट नहीं है, सारे नॉन जीरो हैं, तो इसके अंदर टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो 4 हैं। अगर दूसरी एग्जांपल देखें तो 0.211, इसमें तो जीरो ये वाला तो स्किप हो गया, लेकिन इसमें नॉन जीरो डिजिट्स हैं 3, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए वो 3 हो गए। सेकंड रूल है कि एनी जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। वो जीरोस जो दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में आए वो भी सिग्निफिकेंट होती हैं। जैसे कि यहाँ पे है, ये देखें 303, तो 3 और 3 के दरमियान में एक जीरो है, तो ये वाली जीरो फिर जो है यहाँ पे सिग्निफिकेंट होगी। तो इस क्वांटिटी के अंदर टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो गए, 3। इसी तरीके से यहाँ पे देखें तो एक डेसिमल में है इवन, यहाँ पे भी लेकिन जो जीरो दरमियान में आ रही है, ये दो जो है वो न्यूमेरिकल डिजिट्स हैं या दो नॉन जीरो डिजिट्स हैं उनके दरमियान में आ रही है, तो इसके अंदर टोटल काउंट जो है वो 4 डिजिट्स का होगा। मैंने एक साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पर ये चीज़ लिखी है, आप इसको ज़रा देख लें कि 3 डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, नजर आ रही हैं डिफरेंट, लेकिन जब अब इनको देखते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स के हवाले से तो इन सब में सिग्निफिकेंट डिजिट 2 हैं। कैसे? चूंकि इसमें हमने पढ़ा कि नॉन जीरो डिजिट्स कितने हैं, तो इसमें 2 नॉन जीरो डिजिट्स हैं। इसी तरीके से यहाँ पे चूंकि जीरो ना तो दरमियान में आ रही है बल्कि स्टार्टअप पे है, लीडिंग जीरोज हैं, तो ये काउंट नहीं होगी, तो यहाँ भी जो है वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स 2 हैं। तो यहाँ तो बेसिकली वैसे ये कॉमन सी वैल्यू है और यहाँ भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स 2 हैं। तो 3 डिफरेंट वैल्यूज हमें नजर आ रही हैं, लेकिन इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हैं वो 2 ही हैं। तीसरा रूल इंपॉर्टेंट रूल है, कहते हैं अ फाइनल जीरो और ट्रेलिंग जीरोस, यानी एंडिंग पे जो एंड पे जीरोस होंगी वो भी सिग्निफिकेंट हैं। डेसिमल पोर्शन, कंडीशन ये है कि डेसिमल पोर्शन हो और उसके एंड पे जीरोस हो तो वो सिग्निफिकेंट होंगी। यहाँ पे देखें 0.500, तो डेसिमल है, कंडीशन फुलफिल हो गई। उसके बाद 5 है, ये तो वैसे ही सिग्निफिकेंट है जो कि ये नॉन जीरो है। तो ये 2 जीरोस जो हैं ये ट्रेलिंग जीरोस हैं, तो ये वाली भी सिग्निफिकेंट होगी, तो टोटल इसमें हो जाएगा 3 डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट है। इसी तरीके से जब नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं तो ये नॉन जीरोस हैं, डेसिमल पॉइंट भी है और आखिर पे जो जीरोस हैं ये भी सिग्निफिकेंट है, तो टोटल इसमें 6 जो है वो डिजिट सिग्निफिकेंट हैं। प्रैक्टिस के लिए मैंने मेंशन किया है यहाँ पे तकरीबन 5 एग्जांपल्स हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह ये वाला पोर्शन जो है ये क्लियर हो जाएगा इससे। अच्छा, इसमें एक थोड़ी सी गाइडलाइन ये साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे है, उम्मीद है आप इसको समझ रहे होंगे। इसमें सारे रूल्स इनकॉर्पोरेट हुए हैं। अगर मैं अपनी बात पहुंचा पाया हूं तो आप देखें कि स्टार्ट में जो 3 जीरो हैं ये लीडिंग जीरोस हैं, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। उसके बाद हमारे पास 5 है और ये 8 है, 3 है, ये चूंकि है ही नॉन जीरो डिजिट तो ये सिग्निफिकेंट हुए। ये जीरो जो है चूंकि ये दरमियान में आ रही है, इन बिटवीन 2 है, तो नॉन जीरो डिजिट्स है, तो ये भी सिग्निफिकेंट हुई। और ये वाली जीरो ट्रेलिंग जीरो है, तो ये भी सिग्निफिकेंट हुई।
तो इस क्वांटिटी के अंदर आप इस तरीके से तमाम रूल्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ये साइंटिफिक नोटेशन का है। यहाँ से मीन्स ये बेसिक है, इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस में इस तरीके से कोई चीज़ पूछी जा सकती है। कंडेंसेशन होती है इसके अंदर, और हम एक बेस वैल्यू के अंदर अपने जो वैल्यू को कंडेंस करते हैं और उसको शॉर्ट करते हैं। इसका मेन जो आपका एडवांटेज है साइंटिफिक नोटेशन का। एक क्वांटिटी हमें दी गई है 62 लाख है। अब कोई भी क्वांटिटी इन जेनेरिक टर्म में उसका डेसिमल पॉइंट एंड पे होता है, तो इसका डेसिमल पॉइंट एंड पे है। हमने इस डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट टू नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान लेके जाना है। तो फर्स्ट टू नॉन जीरो डिजिट्स कौन से हैं? 6 और 2 हैं, तो इनके दरमियान में जंप करवा के इसे ले आए। 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 स्टेप जो है हमने इसको जंप करवाना है और 6.2 के दरमियान में लेके आ गए। तो 6.2 और फिर हमने इसको 6 पॉइंट जंप करवाया। अब चूंकि ये बेस 10 में है तो बेस 10 में ही फिलहाल इसको लिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ एक जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये कि हमने जब इसको लेफ्ट साइड पे जाएंगे, मूव करवाएंगे लेफ्ट साइड पे, तो n ग्रेटर देन 0 होगा। कंडीशन तो यही होगी, चूंकि तभी लेफ्ट साइड पे हम जा रहे हैं। n ग्रेटर देन 0 होगा और फिर जो हमारे पास एक्सपोनेंट आएगा, जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, वो पॉजिटिव होगी। दूसरी कंडीशन देखें, जब हमारे पास वैल्यू स्मॉल होगी तो इसमें हम फिर लेफ्ट पे नहीं, हम राइट पे आएंगे, और राइट पे आएंगे नॉन जीरो तक। तो यहाँ भी अगर आप उसको मूव करवाते हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ भी 6 ही होगा। लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ n जो है वो लेस देन 0 है, लिहाजा जो वैल्यू हमारे पास होगी वो नेगेटिव होगी। अच्छा, नेक्स्ट प्रैक्टिस में कुछ चीज़ें मैंने मेंशन की हैं यहाँ पे, तकरीबन 5 एग्जांपल है, आप इनको देख लीजिएगा, और अगर किसी में कोई इशू हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। इससे पहले कि हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को देखें, ये देखना जरूरी है कि ये एक्सपोनेंट, कोफिशिएंट और बेस क्या है। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट मैथ बैकग्राउंड से नहीं है तो उनको इसमें शायद इशू आ रहा होगा। कोफिशिएंट वो बेसिक क्वांटिटी है जो आपके पास किसी भी जो आपकी वैल्यू है जिसको आपने कंडेंस किया है उससे आती है। ये नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं फर्स्ट 2। हाँ, मजीद भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, फर्स्ट 2 के अलावा भी नॉन जीरो डिजिट्स जो हैं उसको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये जो इनकॉर्पोरेशन होती है या हम जो इनको इंप्लीमेंट करते हैं, ये बेस कर रही होती है कि शॉर्टेस्ट वैल्यू कौन सी है। चलें ये बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, कोफिशिएंट दोनों क्वांटिटीज के अंदर आप देख लें, कोफिशिएंट वो नॉन जीरो डिजिट्स हैं। बेस जिस बेस में आप काम कर रहे हैं वो है, क्योंकि हम 10 बेस में काम कर रहे हैं तो 10 है। वैसे 2 बेस सिस्टम भी है, इसके अलावा और बेस सिस्टम भी ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। और एक्सपोनेंट क्या है? जितनी वैल्यूज आपने जंप की हैं वो यहाँ पे आप 10 की पावर में लिखेंगे और वो ये इसकी एक्सपोनेंट होगी, इसका दूसरा नाम पावर्स भी है। मल्टीप्लिकेशन में देखें तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बेस क्वांटिटी होगी वो तो आपस में मल्टीप्लाई करेगी। जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि ये बेस क्वांटिटी जो है ये आपस में मल्टीप्लाई कर रही है। और जो हमारे पास पावर होंगी, जैसे ये एक पावर है और ये दूसरी पावर है, तो पावर आपस में एड अप हो जाएंगी। ये किस सूरत में होगा? ये उस सूरत में होगा जब दोनों मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो ऐड हो जाएंगी पावर। आपने ये याद रखना है, मैथ वालों को तो इस चीज़ का इल्म होगा कि जस्ट पावर ऐड हो जाएंगी इसके अंदर और ये क्वांटिटी जो है इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दें। डिवीजन के अंदर बेस क्वांटिटीज यानी कोफिशिएंट भी आपस में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोफिशिएंट भी डिवाइड कर रहे हैं और जो पावर है वो भी आपस में डिवाइड करेंगे। और जब डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में पावर जाती है तो वो माइनस हो जाती है, लिहाजा 4 में से 2 को निकाला तो 2 पावर भी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। तो डिवीजन के अंदर सब्सट्रैक्शन होगी और मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास जो है वो एडिशन होगी। नेक्स्ट देखें, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। इसके रिलेटेड कुछ अभी तक 2022 के पेपर में क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन 2018 और 2015 का जो पेपर था उसके अंदर एक दो क्वेश्चन जो थे वो इस तरीके से पूछे गए थे। वो भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज दी गई थी और कहा गया था बताएं कि ये प्रिसाइज हैं या नहीं है। तो ये देखेंगे एक्यूरेसी क्या होती है। एक्यूरेसी हम जर्नल कहते भी हैं, कौन सा बंदा एक्यूरेट है। एक्यूरेट मीन्स के वो कितना ट्रू है, इन सेंस वो ट्रू वैल्यू के कितना करीब है, वो स्टैंडर्ड जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उनके कितना करीब है। तो कोई भी हम जो एक्सपेरिमेंट्स मेजरमेंट्स करते हैं, आपने टाइट्रेशन की या कोई और एक्सपेरिमेंट किया, वहां से जो आपने वैल्यूज निकाली वो वैल्यूज ट्रू वैल्यू के, स्टैंडर्ड वैल्यू के कितना करीब है, ये हमें बताती है उस वैल्यू की एक्यूरेसी और उन मेजरमेंट्स की। और प्रिसीजन क्या होता है कि वो जो हमने वैल्यूज निकाली हैं, कंसीडर ये करें कि हमने 3 जो है वो 3 मरतबा टाइट्रेशन की, वो 3 मरतबा टाइट्रेशन की है, अगर तो वो वैल्यू तीनों मरतबा एक दूसरे के करीब होंगी, यानी वैल्यू की आपस में कुर्बत जो है वो प्रिसीजन में आएगी, और जो स्टैंडर्ड के करीब है, क्लोजनेस है, वो एक्यूरेसी में आएगी। एग्जाम्पल देखें, क्लियर हो जाएगा। 3 वैल्यूज ली गई और 100% मीन एक्यूरेसी, यानी आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू ये 100% है। 50% मीन के 50% मीन्स की स्टैंडर्ड से 50% दूर है। 3 वैल्यूज ली गई, एक तकरीबन आई 90 से अबव, दूसरी आई 70 के करीब और तीसरी आई 50 के करीब। तो ना तो ये एक्यूरेट हुई और ना ही ये प्रिसाइज हुई। एक्यूरेट तब होती जब 100 के करीब आती, और प्रिसाइज तब होती जब तीनों की तीनों जो हैं वो एक दूसरे के करीब होती। अब दूसरी एग्जांपल में देखें,
तीनों वैल्यूज जो हैं वो 90 से ऊपर हैं, कोई 91 है, 92 है, 93 है। तो इसका मतलब कि ये एक्यूरेट तो हैं चूंकि 100 के करीब हैं, और प्रिसाइज भी हैं चूंकि ये एक दूसरे के करीब भी हैं। नेक्स्ट में देखें तो वैल्यूज जो हैं ये तकरीबन 50 के करीब हैं, आपसे कि 51, 52, 53 हैं, ये 50 के करीब हैं, यानी आपस में तो क्लोज हैं, इसका मतलब प्रिसाइज तो हैं, लेकिन चूंकि 100 से काफी दूर हैं इसलिए एक्यूरेट नहीं है। तो इस सेंस में आप जो है ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी को देख सकते हैं। एक यहाँ पे मैंने एग्जांपल डिस्कस की है, इसमें आपने फाइंड आउट करना है, टेक करना है उसको जो एक्यूरेट भी हो और प्रिसाइज भी हो। इसको कर लें, बहुत आसान है, नजर आ रहा है। ऐसा यूनिट्स के अंदर से कुछ क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछे गए थे, वो तकरीबन जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और जो इंटेंसिटी का यूनिट है उसके बारे में थे। तो बहरहाल इसको एक नजर तेजी से देख लेते हैं। टाइम बेस क्वांटिटी है, यानी बुनियादी क्वांटिटी जो सबसे पहले ड्राइव की गई थी, फिर उनसे दूसरी क्वांटिटीज ड्राइव की गई, इनको अज्यूम किया गया और फिर इनसे दूसरी ड्राइव की गई। टाइम है, लेंथ है, मैस है, इलेक्ट्रिक करंट है, उसके बाद हमारे पास थर्मोडायनामिक टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, और फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। टाइम को टी से इसका सैंपल है टाइम का, और इसका यूनिट है सेकंड, एस से शो करते हैं सेकंड को। और लेंथ को कई सैंपल हैं जिनसे यूज किया जिनको यूज करते हैं लेंथ को एल से, एक्स से, आर मीन रेडियस, एस भी यूज होता है यानी डिस्टेंस, और इसका यूनिट मीटर है और मीटर को एम से शो करते हैं। मैस स्मॉल एम से और इसका यूनिट किलोग्राम है, केजी से शो करते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल आई या स्मॉल आई, इसका यूनिट एम्पेयर है और ए से शो करते हैं। थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर ये इंपॉर्टेंट है चूंकि इसका यूनिट है केल्विन, लेकिन मोस्ट जो स्टूडेंट हैं चूंकि वो सेल्सियस को जानते हैं, डिग्री सेल्सियस को, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और चूज कर बैठते हैं डिग्री सेल्सियस। तो याद रखिएगा केल्विन है और के कैपिटल इसका केल्विन का जो है वो सैंपल है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपने एवोगैड्रो नंबर पढ़ा होगा, वहां से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एन से शो किया जाता है, इसका यूनिट जो है वो मोल है और मोल को एमओएल से शो करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को आईवी से शो करते हैं और कैंडेला यूनिट है सीडी से इसको शो करते हैं। साइंटिस्ट ने एक न्यू सिस्टम भी किया है जिसमें इंटर डेरिवेशन हो रही है, यानी एक यूनिट से आप दूसरे यूनिट में डेरिवेट हो रहे हैं और एक यूनिट से दूसरे यूनिट में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। तो बहरहाल ये हमारे, आप इसको देख लीजिएगा एक नज़र, हमारे टॉपिक के रिलेटेड ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कन्वर्जन यूनिट्स मैंने बताया कि इस आज की वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है कन्वर्जन यूनिट के नाम से, और यहां से इसीलिए मैंने फिर दो इसकी ना डिस्कस किए हैं, एग्जांपल दो क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं जो पीपीएससी पास्ट पेपर में आ चुके हैं। कन्वर्जन यूनिट में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रीफिक्सेस क्या हैं। प्रीफिक्सेस मींस कि कोई क्वांटिटी को स्पेसिफाई करने के लिए, कि क्वांटिटी के साथ हम 0 लगा के उसको बड़ा ही ना कर दें, उसको स्पेसिफाई करने के लिए, उसको ब्रीफ करने के लिए, उसको सिंपल करने के लिए इनको यूज किया जाता है। ये कितने हैं, किस रूटीन से याद करना है, आप इनको रिमेंबर भी कर सकते हैं, जैसे एक्सा, पीटा, टेरा, गैगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेकाडेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो और ईटो। इस तरीके से इनको याद कर लें, और अमाउंट इनकी याद करना बहुत ही आसान है। आप 3 का जंप करते जाएं, 18 है तो 15, 15 से 12, 12 से 9, 9 से 6, 6 से 3। यहाँ पे फिर आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, ये -1 है, -2 है, -2 के बाद फिर 3 का जंप है, -3, -6, -9, -12, -15 और -18। ये यहाँ पे मैंने शो किया है, यहाँ पे 10 के मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ भी आप इसको इस तरीके से जो है वो रिमेंबर कर सकते हैं या दूसरे तरीके से। न्यूमेरिकल की तरफ चलें कि जो पीपीएससी के अंदर जो क्वेश्चन आया हुआ था वो ये था कि हाउ मैनी मिली लीटर आर इन 1.63 लीटर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि 1.63 लीटर में कितने मिली लीटर होते हैं। तो हमें सबसे पहले तो यूनिट कन्वर्जन के बारे में पता होना चाहिए कि 1 लीटर जो है वो बराबर होता है 10⁻³ मिली लीटर के। यानी यहाँ पे जो हमारे पास बताया गया मिलीलीटर, यहाँ पे ये मिलीलीटर जो है ये एक मिलीलीटर जो है वो 10⁻³ मीटर के बराबर होता है। यानी देखिएगा ये थोड़ा अपोजिट है, यहाँ पे जो मैंने लिखा है और यहाँ जो टेबल में लिखा हुआ है ये अपोजिट है। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मिलीलीटर इतने मीटर के बराबर है, यहाँ लिखा है 1 लीटर इतने मिलीलीटर के। क्योंकि लीटर एक बड़ी क्वांटिटी है और मिलीलीटर छोटी क्वांटिटी है, लिहाजा हम फिर अपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों अपोजिट चीजें हैं। अच्छा, 1000 मिलीलीटर बना, और अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपने अरेंज कुछ इस तरीके से करना है, चूंकि आपने कट करना है लीटर को, तो आपको पता है 1 लीटर में कितने होते हैं 1000 मिलीलीटर, और कट करना है लीटर को तो लीटर डिनोमिनेटर में होना चाहिए ताकि कट हो, तो आप लीटर को लीटर से कट कर दीजिएगा, और जो हमारे पास ऊपर क्वांटिटी होगी उसको नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके तो इसका आंसर आ जाएगा। तो 1630 मिलीलीटर जो है ये इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पीपीएससी 2020 में आया था, और इसमें यह था कि हाउ मैनी माइक्रोमीटर्स आर इन 100 सेंटीमीटर। 100, अच्छा थोड़ी सी इसमें कम्प्लेक्सिटी है, चूंकि इसमें उन्होंने डायरेक्ट नहीं पूछा, इसमें उन्होंने थोड़ा सा कम्प्लेक्स कर दिया कि उन्होंने सेंटीमीटर की कन्वर्जन पूछ लिया। तो दोनों को लिखें सिंपल आप पहले कि 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है।
तो 10⁻³ सेंटीमीटर, और दूसरी तरफ हमें पता है कि 1 मीटर जो है वो इतने माइक्रोमीटर के बराबर होता है। यानी ये बेस्ट वे है अंडरस्टैंड करने के लिए। अच्छा, क्योंकि दोनों एक, अगर मैथ का एक रूल है कि अगर इक्वेशन की दोनों साइड जो हैं, दो इक्वेशन है और उनकी एक एक साइड आपस में इक्वल है, तो वो दोनों जो दूसरी साइड्स होंगी वो भी आपस में इक्वल होंगी। तो ये वाली दोनों साइड भी फिर आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। हमने इन दोनों को इक्वल रख लिया, 10⁻³ सेंटीमीटर और 10⁻6 माइक्रोमीटर को हमने 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकाली, ये 10⁻³ उधर जाके डिवाइड हो गया, ऊपर गया तो पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव होने के बाद जब इसमें से माइनस किया तो 10⁻³ माइक्रोमीटर। अब हमें मालूम हो गया कि 1 सेंटीमीटर इतने माइक्रोमीटर के बराबर है, तो हमने 100 सेंटीमीटर को निकालना है, तो 100 को मल्टीप्लाई कर दें। तो 100 सेंटीमीटर 100 को मल्टीप्लाई कर दिया, जितना 1 सेंटीमीटर जितने माइक्रोमीटर के बराबर है उससे, और ये 10⁻² है, ये -3 में से 2 को निकालें तो -1 रह गया, और -1 का मतलब होता है 0.1 माइक्रोमीटर। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे एक जनरल जो है ये मेथड दिया गया है, आप इसको भी देख लें कि सबसे पहले आपने मालूम करना होता है कि आपके पास मौजूदा यूनिट क्या है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास जो मौजूदा यूनिट है वो सेंटीमीटर है। फिर हमने ये देखा कि हम जिसमें जाना चाह रहे हैं, जिस कन्वर्जन में जाना चाह रहे हैं वो कौन सा है, तो वो माइक्रोमीटर था। फिर हमने माइक्रोमीटर के रिलेटेड हमने ये आइडेंटिफिकेशन तो हमारे पास मौजूद है कि ये माइक्रोमीटर जो है 1 मीटर 10⁻6 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। फिर हमने वो जो यूनिट हमने मालूम करना था उसको लिखा, वो माइक्रोमीटर था, और अगले स्टेप में हमने उसको इस तरीके से अरेंज किया कि जो हमें रिक्वायर नहीं था वो कट गया और जो हमें रिक्वायर था वो हासिल हो गया। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स को फॉलो करके भी आप फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। लास्ट हमारा जो टॉपिक है आज की वीडियो का वो है टेम्परेचर स्केल्स। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो ये कि पहले तो आपको दोनों इक्वेशन कन्वर्जन की याद होनी चाहिए कि केल्विन को अगर डिग्री सेंटीग्रेड में करना हो तो 273.15 इसमें ऐड कर दें, और अगर आपने फ़ारेनहाइट को चेंज करना हो डिग्री सेल्सियस में, या डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करना हो तो 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। इस तरीके से आप इसको जो है वो अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये दोनों स्केल्स, यहाँ से फिर हमारे पास 3 स्केल्स बेसिक टेम्परेचर के बनते हैं, एक केल्विन, दूसरा सेल्सियस और तीसरा फ़ारेनहाइट का। तो ये 3 स्केल्स हैं हमारे पास जो यहाँ से बन रहे हैं। इन तीनों की बेस पे यहाँ भी आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कि 3 डिफरेंट थर्मोमीटर्स मेंशन हैं, और फिर इन 3 डिफरेंट थर्मोमीटर से डिफरेंट वैल्यूज जो हैं वो ली गई हैं। तो ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट हैं जो पेपर में पूछी जा सकती हैं। यानी पूछ सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो फ़ारेनहाइट में होगा 212, यानी 212 फ़ारेनहाइट है, और 100 डिग्री सेल्सियस है, और अगर इसको उसमें करें केल्विन में 373 केल्विन है। रूम टेम्परेचर इधर देखें तो सेल्सियस में 25 डिग्री, फ़ारेनहाइट में 77 फ़ारेनहाइट और 298 के केल्विन। इसी तरीके से बॉडी टेम्परेचर 73 सेल्सियस में है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में है, और 310 जो है वो इसमें केल्विन में है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है 0 डिग्री जो हमारे पास है ये सेल्सियस में है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में है, और 273 जो है वो केल्विन में है। यहाँ से आप रेंज ऑफ थर्मोमीटर्स भी डिटरमिन कर सकते हैं कि आप फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को बेस कंसीडर करें, और जो आप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है उसको आप उसका जो एक्सट्रीम है वो कंसीडर करें। तो यहाँ से आप इसकी जो है रेंज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ भी मेंशन है ये तीनों जो चीज़ें हैं इसी डायग्राम के अंदर। एक न्यूमेरिकल इसके रिलेटेड जो पेपर के अंदर पूछा गया था वो आप देख लें कि इक्वेशन दोनों आपको मालूम है कि ये हम उसमें कन्वर्ट करते हैं फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, और ये फिर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, दोनों बस उन्होंने उसको जो है रीअरेंज किया है मैथ में। अगर मैंने भी इधर रीअरेंज किया है क्वेश्चन के अंदर, आपके पास इतना 172.9 डिग्री जो है वो फ़ारेनहाइट में दिया गया है, कहा गया है सेल्सियस में करें। तो फ़ारेनहाइट में देखें आप, फार्मूला आपको याद है कि 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 32 है। पहले तो 32 को उधर लेके जाएं, क्योंकि हमें सेल्सियस को अलग करना है, तो ये उधर जाके फ़ारेनहाइट में से माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया। फिर 9/5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो 5/9 हो जाएगा, तो यहाँ 5/9 हो गया। तो अपने डिग्री सेल्सियस की वैल्यू निकालने के लिए फ़ारेनहाइट की वैल्यू को यहाँ पे लिखें, 32 में से माइनस करें, उसे 5 से मल्टीप्लाई करें और 9 पे डिवाइड कर दें, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 78.3 और डिग्री सेंटीग्रेड। थैंक यू सो मच। ये थी आज की वीडियो। इसके अंदर हमने मेजरमेंट्स को देखा, साइंटिफिक नोटेशन को, सिग्निफिकेंट फिगर्स को, उसके बाद यूनिट कन्वर्जन को, एसआई यूनिट्स को, टेम्परेचर स्केल को। ये इंपॉर्टेंट है इस हवाले से कि इसके अंदर जो है पीपीएससी के अंदर काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जो दूसरी चीज़ें हैं, जैसे एक एक्सपेरिमेंटल काम था उसको देखेंगे, और फिर इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन तक जाएंगे। फिर नेक्स्ट में पीरियोडिक टेबल और फिर जो उसके रिलेटेड चीज़ें होंगी उनको देखेंगे। वीडियो का